Hello, good morning class 10th student. Today 15 August 2020 on Saturday. Today I attend Kshitiz textbook काव्यखंड पोर्शन लेसन नंबर 5 टाइटिल अट नहीं रही है एक्सरसाइज क्वेश्चंस 4 and 5 रिटन बाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इससे पहले कि जो मैंने वीडियो डाली थी आपको, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 एक्सप्लेन किए थे इसी शीर्षक के। इसके 2 क्वेश्चन और हैं, ये आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको इन दोनों क्वेश्चनों को फेयर नोटबुक पर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु से भिन्न है। देखिए, एक साल में 12 महीने होते हैं। फागुन मास से बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इससे पूर्व पतझड़ हो जाता है और पेड़ों पर नई नई शाखाएं, नई नई पत्तियां और फुलवाड़ी पर नए नए पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प और आम की मंजरियां इत्यादि से पूरा जो फागुन मास का महीना है, उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने में मादकता लिए हुए होता है। वो अपने में एक विशेष उमंग लिए हुए होता है, एक विशेष आकर्षण होता है। सामान्य जन स्वतः ही उस प्रकृति के आकर्षण, उस प्रकृति के पास में स्वतः ही बंधे हुए चले जाते हैं। उन्हें एक अंदर के मन से एक विशिष्ट प्रसन्नता का अनुभव होता है। जहाँ इसकी छवि की बात है, पेड़ पौधों का सौंदर्य। पेड़ पौधों में अपना अनुपम सौंदर्य होता है। उनसे नई नई शाखाएं फूटती हैं, नए नए कोमल पत्ते उन पर आते हैं। ज़मीन भी हरी भरी रहती है, नई नई घास होती है, फुलवाड़ियों पर नए पुष्प खिलते हैं और आम के पेड़ों पर मंजरी, जामुन के पेड़ों पर मोल आदि, इन सब से पूरा वातावरण महक जाता है, सुगंधित हो जाता है। सुगंधित पवन जब इन्हें स्पर्श करके चलती है तो इन पूरी वायु, चाहे घर का, हर घर का कोना कोना, जंगल का कोना कोना एक विशिष्ट सुगंध से महक उठता है और मनुष्य एक तरोताजगी महसूस करता है अपने मन में और वो इतना पुलकित हो उठता है उस सुगंधित वायु की सुगंध लेकर के कि ऐसा ताजगी उसे किसी भी अन्य ऋतु में या अन्य माह में नहीं मिल पाती। इसके बाद है पक्षियों में उल्लास। जैसे जैसे मनुष्यों में उल्लास होता है, मनुष्य की कल्पनाओं में पर लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पक्षियों में भी उल्लास होता है, क्योंकि पूरा वायुमंडल उस सुगंधित वायु से सराबोर रहता है और पक्षी इधर से उधर को चहकते हुए अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं। संपूर्ण प्रकृति उल्लसित हुई होती है। मानव मन भी कल्पना लोक में विचरण करने लगता है और पक्षी जो हैं वो भी इस विशिष्ट मादकता का अनुभव करते हैं और अपने नीड से इधर से उधर को जब आवागमन करते हैं, उनकी चहचहाट भी एक विशिष्ट प्रसन्नता का अनुभव प्रदर्शित करती है। सुहावना मौसम, ये मौसम जो है बसंत ऋतु का जो मौसम है, फागुन के महीने में मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। ना अधिक गर्मी होती है, ना अधिक सर्दी होती है। आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है और तो इसमें विशिष्ट आनंद लोगों को प्राप्त होता है। पूरा वातावरण एक विशेष मादकता से सराबोर हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। देखिए, काव्य शिल्प की विशेषता या काव्यगत विशेषताओं में आप दो भागों में इसे विभाजित करके देखेंगे। सबसे पहले है भाव पक्षीय विशेषताएं, दूसरा है कला पक्षीय विशेषताएं। जहाँ भाव पक्षीय विशेषताओं की बात है, निराला जी छायावादी काव्य के एक मुख्य स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। उनके छायावाद की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। उसमें भावों की गहनता
कोमलता, रागात्मकता आदि प्रवृत्तियां निराला जी के काव्य में देखी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने शोषित लोगों के प्रति भी अपने काव्य में सहानुभूति प्रदर्शित की है। निराला वैसे तो विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और प्रकृति का उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से विराट रूप का समन्वय किया है। इसके साथ साथ उन्होंने शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित लोगों के प्रति भी उनकी संवेदनाओं को भी अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक पटल पर रखने का कार्य किया है। लोग को एक जगाने का कार्य किया है। लोगों को दूसरे जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति संवेदना रखने के लिए काव्य के माध्यम से उन्होंने अपनी कलम चलाई है। इसके साथ साथ है कला पक्ष विशेषताएं। कला पक्ष विशेषताएं में आपको विशेष रूप से जो उसका कला पक्ष विशेषताएं में जो छंद विधान है, जो ध्वन्यात्मकता है, जो प्रतीक योजना है, जो अलंकार योजना है, जो रस योजना है, उसका वर्णन आपको करना पड़ता है। जहाँ भाषा की बात है, निराला जी की शुद्ध साहित्यिक खड़ी भाषा है। इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और फारसी का तीनों भाषाओं को मिलाकर के अपने काव्य में समन्वय की त्रिवेणी बहाई है। उनकी भाषा जहाँ सरल है वहाँ प्रसादपूर्ण भाषा भी मनोहर है। जहाँ सार गर्भित भाषा का प्रयोग है वहाँ इनकी भाषा बिल्कुल क्लिष्ट और गंभीर हो गई है। ओजपूर्ण भाषा के लिए निराला प्रसिद्ध हैं। छंद विधान निराला जी ने मुख्य रूप से थोड़ा सा लीक से हट करके, क्योंकि ये छायावादी कवि हैं, थोड़ा सा लीक से हट करके इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक छंद का प्रयोग सर्वप्रथम छायावादी कवियों में किया है। ऐसा नहीं है, वैसे इन्होंने छंदबद्ध रचनाएं भी की हैं। उर्दू में प्रचलित छंदों का प्रयोग कर निराला जी ने गज़लों के माध्यम से भी अपनी कलम को काव्य में एक विशेष स्थान दिलाया है। ध्वन्यात्मकता की बात है, निराला जी के काव्य में ध्वन्यात्मकता का गुण भी है। उनकी अनेक कविताएं संगीतात्मकता के गुण से भी युक्त हैं। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं बिंब विधान। निराला जी ने प्रतीकों का बड़ा ही सुंदर एवं उपयुक्त समन्वय अपने काव्य में किया है। अलंकार योजना की बात है, उनके काव्य में वैसे ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा अलंकारों से काव्य की जो भाषा है बोझिल हो जाती है। परंतु इन्होंने जहाँ आवश्यकता समझी है वहाँ पर अलंकारों का सुंदर समन्वय किया है। जैसे आपके पाठ्यक्रम में अभी जो ये शीर्षक था, घेर घेर घूर आए अज्ञात, ये जो बादल नामक शीर्षक है, इसमें ये इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार का भी इनके काव्य में, आपकी रचनाओं में प्रयोग देखने के मिलता है। बाल कल्पना कैसे काले, इससे पहला वाला जो उत्साह शीर्षक है उसमें इन्होंने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी उत्साह नामक शीर्षक में प्रयोग किया है। जैसे घेर घेर, पाठ पाठ, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। इसलिए ये जो इनका काव्यगत सौंदर्य है, चाहे उसमें आपका भाव पक्ष सौंदर्य हो या कला पक्ष सौंदर्य हो, ये इन्होंने बिल्कुल सफलतापूर्वक हिंदी में कला पक्ष को और भाव पक्ष को अर्थात हिंदी साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य किया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।